जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमस लाइब्रेरी क्लासेस में। और अभी आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिससे रिलेटेड कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, जिससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और आज हम लोग उसका आगे दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़े, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़े, कॉर्नवालिस के बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली, हेस्टिंगस, ये सब के बारे में पढ़े। और आज के वीडियो में हम लोग डलहौजी से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं डलहौजी। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल 1848 से 56 तक का था। ठीक है, और इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, किसी लॉर्ड डलहौजी को। और लॉर्ड डलहौजी ने ही आपका रेल का, डाकघर का, जो PWD है, ये सब का शुरुआत किया है। और इसने शिक्षा के क्षेत्र में जो है 1854 में आपका वुड डिस्पैच का नियम भी लाया था, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसने ही राज्य में हड़प नीति शुरू की थी, जिसके तहत इसने सबसे पहले सतारा को हड़प नीति के तहत हड़प लिया था। और इसी हड़प नीति को थी व्यापकत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैंड कहते हैं। ठीक है, और इसने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। वही सबसे पहले किया था, सतारा को हड़प लिया था और फिर पंजाब पर अधिकार करके जो है आपका कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में भेज दिया था। ठीक है, तो आइए इसके बारे में अब यहाँ पर देख लेते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं इसे, लॉर्ड डलहौजी को। और इसका कार्यकाल अब संरचनात्मक विकास तथा युद्धों के कारण भी चर्चित में रहा था। और फिर डलहौजी मुख्यतः हड़प नीति, व्यापकत्व सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैंप भी कहते हैं, के कारण चर्चित रहा, जिससे उसने उसे अंधाधुंध देशी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कर दिया। इसी इसी हड़प नीति के तहत सबसे पहले अभी बताया दोस्तों, सतारा को, फिर जैतपुर, उदयपुर, झांसी व संबलपुर। ये एग्जामिनेशन में दोस्तों सजाने के लिए दे दिया जाता है कि सबसे पहले किसको हड़पा। तो सबसे पहले सतारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी व नागपुर को, ठीक है, विलय कर लिया। जन अवध का विलय के तहत हड़प नीति के तहत ना किया जा सका, तो कुशासन का जो अवध था ना दोस्तों, अवध को जो है हड़प नीति के तहत नहीं उसको ये कर सका, शामिल कर सका अपने में, तो उस पर क्या किया, कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कुशासन मतलब कि यहाँ पे कोई शासक अच्छा नहीं है। फिर करौली रियासत का पहले तो विलय किया गया, किंतु बाद में उसे उसे लौटाना पड़ा। डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और उन अंग्रेजों की पहुंच बर्मा के साथ ही निचले बर्मा तक था, ऊपरी बर्मा के साथ निचले बर्मा तक था। सिक्किम पर आरोप लगाकर उसका भी विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा पंजाब भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो गया। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच भारत आया, जिसने मैकाले के इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत का त्याग दिया और महिला शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा का विकास पर बल दिया, और इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में रेलवे की शुरुआत की गई इसी के समय, और इसने ही की थी। और साथ ही डाक तार, वही पोस्टेज सिस्टम व्यवस्था को भी आरंभ किया गया। और सार्वजनिक निर्माण विभाग जो PWD की स्थापना किया गया, इसी के द्वारा किया गया। नहर, सड़कें, कई सड़कों की स्थापना की गई। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इसने भारतीय सैनिकों के क्षेत्र जलीय नस्ल के अनुसार विभिन्न रेजिडेंट में बांट दिया और कुछ जातियों को मार्शल कॉम में बांट दिया। भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक विकास के कारण ही कुछ विद्वानों ने इसे आधुनिक भारत के संस्थापक भी
का दोस्तों अब आ गया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तब कैनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका कार्यकाल 1856 से 61 तक रहा। ठीक है, और इसके समय जो है आपका 1857 के विरोध विद्रोह हुआ था और इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था इसी के समय। ठीक है, क्योंकि इसका कार्यकाल 1856 से 61 तक था। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह महाविद्रोह इसी के कार्यकाल में हुआ और 1858 ईस्वी के अधिनियम से ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रथम प्रशासन प्रशासन कंपनी के हाथों से छीनकर प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया और गवर्नर जनरल की पदवी अब वायसराय कर दी गई। फिर इसके आगे 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम एक्ट आया। ठीक है, इसी के कार्यकाल में पारित हुआ था। उस पर उल्लेखनीय यह था कि इसका मसौदा डलहौजी के समय तैयार किया गया था तथा इस बिल को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1861 ईस्वी का अधिनियम पारित हुआ जिसे जिसे विभागीय प्रणाली की नींव रखी गई और इसी के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विस, विस, विल्सन ने पहली बार आयकर लगाया। 1861 में इसे ही संपूर्ण भारत में एक समान फौजदारी कानून सीआरपीसी तथा आईपीसी इंडिया पेनल कोड लागू किया गया और हाई कोर्ट एक्ट के तहत बम्बई, मद्रास व कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद जॉन लॉरेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो जिसका कार्यकाल 1864 से 69 तक था। ये कुशन आक्रामकता की नीति का जनक माना जाता है इसे। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। यह नीति उसके अफगानिस्तान के संदर्भ में अपनाई गई थी। इसके बाद लॉर्ड मेयो मेयो के बारे में जानते हैं दोस्तों की जनगणना इसी के समय हुआ था। तो ये देखते हैं। इसके बाद मेयो था लॉर्ड मेयो। इसने पहली बार जनगणना प्रारंभ किया था लेकिन अधूरा रह गया था। ठीक है, और फिर अंडमान में इसकी हत्या कर दी गई। एक अफगानी शासक था जिसने क्या किया, अंडमान में इसकी हत्या कर दिया। इसके बारे में यही सवाल पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। ठीक है, तो ये देखते हैं। लेकिन वो ये नहीं था, मतलब कि वो शुरू से नहीं रह गया था। ठीक है, वो तो उसे क्या कहते हैं, वो जनगणना क्या हुआ था, अधूरा रह गया था, नियमित रूप से नहीं हुआ था। सर्वप्रथम भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई। यद्यपि नियमित व वैज्ञानिक रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। नियमित पूछेगा आपका, लॉर्ड रिपन के समय 1881 में आई। 72 में सिर्फ शुरुआत हो गया था। मेयो के कार्यकाल से ही सांख्यिकीय सर्वेक्षण परिषद का गणना हुआ और वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1872 ईस्वी में के सी सेन के प्रयासों से बेंटिंग मैरिज एक्ट ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया गया जिसमें अंतरजातीय विवाह की मान्यता के साथ ही बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए बालिकाओं की वैवाहिक उम्र 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। अंडमान में एक पठान के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई और इनको समर्पित करते हुए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। कैथरीन मेयो मदर इंडिया बुक लिखा। एक कैथरीन मेयो है दोस्तों जो मदर इंडिया बुक लिखी है। लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आपका था 1876 से 80 तक। ठीक है, और लिटन की गलतियों को सुधारने के लिए अभी क्या पढ़े दोस्तों हम लोग, लिटन है ना, सॉरी हम रिपन बोल दिए, लिटन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 1876 से 80 था। ठीक है, इसका कार्यकाल 1876 से 80 तक था
और इसमें इसमें आर्मस्टर एक्ट द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दिया था। किसने? लॉर्ड लिट्टन ने। और इसमें सिविल सेवा का आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। और इसे ही भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है, जिसे कहा गया था भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसके तहत भारतीय भाषाओं में अखबार छापने पर पहले अंग्रेजों को दिखाना होता था। अगर आप भारतीय भारतीय भाषा में अखबार छापते तो पहले अंग्रेज को दिखाना है, अन्यथा अंग्रेज उस अखबार की संपत्ति को जब्त कर लेते थे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं लॉर्ड लिप्टन के बारे में। लिप्टन के बारे में। वायसराय ऑफ रिवर्स करेक्टर पदवी ओवन मेरिडियम नाम से कविताएं इनकी थी। 1876 ईस्वी में जब भारत में भीषण अकाल पड़ा तो लिट्टन ने इसी समय महारानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया और उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। इलाहाबाद में आयोजित हुई थी ये वाला। लिट्टन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत देसी भाषाओं में छपने वाले पत्रों को प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा दंडनायक के पद को महत्वपूर्ण बना दिया गया और वह स्थानीय सरकार की आज्ञा से पत्रों को अनुमति देने व उन्हें जब्त करने का अधिकार हो गया। इस अधिनियम के भय से अमृत बाजार पत्रिका ने अपने आप को रातों रात में रूपांतरित कर दिया था, जो कि पहले बांग्ला भाषा में था। ठीक है, 1878 में ही आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा सरकार ने भारतीयों को सत्ताविहीन करने की कोशिश की। लिट्टन ने द्वितीय अफगानिस्तान युद्ध लड़ा, किंतु अंग्रेजों को पुनः क्षति उठानी पड़ी। सिविल सर्वेंट में इसने निर्धारित उम्र की सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी, जिससे भारतीयों का चयन ना हो सके। जॉन स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया, जिसकी सिफारिश अति महत्वपूर्ण थी, और इसी के अनुशंसा के आधार पर लॉर्ड रिपन के समय 1883 ईस्वी में भारतीय अकाल संहिता को लाया गया, जिससे आपदा की स्थिति में सरकार के कर्तव्यों को निश्चितता दी गई। इसके बाद अच्छा लॉर्ड रिपन था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था ये। जितना रिपन बदमाश था उससे ही अच्छा ये लिट्टन अच्छा था। लिट्टन जितना ही बदमाश था उससे अच्छा ये रिपन था। तो इनका कार्यकाल 1880 से 84 तक था। ठीक है, 80 से 84 तक था रिपन का। और इसने लिट्टन की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। लिट्टन जो भी लाया था प्रे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, सबको इसने समाप्त किया, गलतियों को सुधारने का प्रयास किया था। और इसने आर्म्स एक्ट तथा वर्नाक्युलर एक्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और सिविल सेवा की आयु को जो है आपका 19 से घटाकर फिर से 21 कर दिया। जो किया उसी का फिर ये सुधार कर दिया। और इसके समय 1881 में जो है कि आपका पहली बार जो है पूर्ण जनगणना हुई थी, जो आपका 72 में शुरू हुआ था मेयो के समय, और आपका रिपन से वो अपने निश्चित समय पे होने लगा। ठीक है, जनगणना शुरू हुआ 1881 से। और शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया इन्हीं के समय। और इसके समय एल्बर्ट बिल पारित हुआ, जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे, और जिस कारण अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, और जिस कारण से ही श्वेत विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, और फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे इटली की नर्स थी। ठीक है, इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। यह कीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। ठीक है, जो इन्हीं के समय थी। आइए इसको पढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। वही जो नर्स थी, जितना भी ये थे ना, जो रहते थे युद्ध में लड़ते थे, उनकी ये सेवा करते थे। और इन्होंने ही इसे क्या कहा था? इन्हें ही कहा है कि उद्धारक, रिपन को भारत का उद्धारक
कहा है। न्यायिक सेवा में जातीय व नस्लीय विभेद को दूर करने के लिए रिपन ने इल्बर्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इल्बर्ट समिति ने इस विभेद को समाप्त करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया जो इल्बर्ट बिल नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिल प्रस्तुत किया गया जो इल्बर्ट बिल नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस बिल का विद्रोह न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन में भी किया गया और यह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। 1880 में रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रैक्टिस को निरस्त कर दिया तथा 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया जिससे 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कार्य पर रोक लगा दिया। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए एक कार्य की समय सीमा निर्धारित कर दी गई, 8 घंटा। 1882 में इसे शिक्षा सुधार के लिए हंटर कमीशन भारत आया जिसका मुख्य ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर था और उसने इसके लिए स्थानीय भाषा में शिक्षा का सुधार किया और इसकी अनुशंसाएं सिफारिश प्राथमिकता व माध्यमिक शिक्षा के लिए ही सीमित थी। स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेफ्टी गवर्नमेंट, भी रिपन को कहा जाता है क्योंकि इसने शासक के विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय निकायों का महत्वपूर्ण अधिकार दिया। भारतीय सेना को जब मिस्र में लड़ते हुए भेजा गया तो रिपन ने इससे असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया गया। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।